पति पत्नी का रिश्ता सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक जाना जाता है। पति पत्नी दोनों मिलकर घर को स्वर्ग बनाते हैं, लेकिन पत्नी जब कोई गलत कदम उठा लेती है तो रिश्ता नरक में तब्दील हो जाता है। एक पत्नी बड़ी ही चालाकी से एक षड्यंत्र बनाती है और वह शायद यह भूल जाती है कि कभी नहीं पकड़ी जाएगी, लेकिन इंसान जो भी कर्म करता है एक न एक दिन उसे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। दरअसल आज की कहानी में एक पत्नी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक ऐसा प्लान बनाती है जिसके कारण पति पत्नी का रिश्ता शर्मसार तो होता ही है और साथ ही साथ खुद सलाखों के पीछे वह पहुंच जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की कहानी आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं रजनीश और आप देख रहे हैं माही न्यूज। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल यह घटना है राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान प्रदेश का एक शहर पड़ता है जयपुर और इसी जयपुर का एक इलाका पड़ता है करधनी और इसी करधनी इलाके का रहने वाला रोशनलाल यादव। रोशनलाल जिसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास, जो जयपुर में ही एक बैंक में नौकरी करता है। रोशनलाल के परिवार में उसकी पत्नी उर्मिला के अलावा 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बेटियां और 1 बेटा। रोशनलाल इतना तो पैसा जरूर कमा लेता है जिससे अपने परिवार को वो बेहतर तरीके से देखभाल कर सके। बात कर रहा हूं मैं 19 सितंबर की रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास, जब रोशनलाल हर रोज की तरह बैंक में अपना काम निपटाने के बाद घर के लिए निकलता है तो अपने घर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर अपनी गाड़ी को वह तिराहे पर रोक देता है और एक सिगरेट की दुकान पे पहुंच जाता है। उसके बाद से जब अपनी गाड़ी में बैठने की कोशिश करता है, सामने से स्कूटी पर सवार होके 2 लड़के आते हैं और रोशनलाल के ऊपर अचानक हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से रोशनलाल घायल होकर वहीं पर गिर जाता है। पर इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, वो दोनों लड़के मौके से फरार हो जाते हैं। हालांकि वहां पर मौजूद लोग जब रोशनलाल को देखते हैं तो उसकी पहचान कर लेते हैं और फिर रोशनलाल को उसी की गाड़ी में लेकर के नजदीकी अस्पताल में जाते हैं और साथ ही साथ इस बात की जानकारी रोशनलाल की पत्नी उर्मिला को दे देते हैं। इधर जब उर्मिला को मालूम चलता है, उर्मिला अपने तीनों बच्चों को लेकर के अस्पताल में जाती है और इधर अस्पताल के अंदर डॉक्टर अपनी तमाम कोशिशें तो करते हैं, लेकिन 2 घंटे के बाद रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास आखिरकार रोशनलाल इस दुनिया को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। रोशनलाल की पत्नी और उसके बच्चे रोने लगते हैं। क्योंकि यह मामला अब पुलिस का था, इसलिए डॉक्टर इस बात की जानकारी पुलिस वालों को दे देते हैं। पुलिस उसी रात को ही अपनी टीम के साथ अस्पताल में पहुंच जाती है और मामले की छानबीन में लग जाती है। पुलिस रोशनलाल की पत्नी उर्मिला से भी पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है? तुम्हारे पति के साथ ऐसा कौन कर सकता है? इस पर उर्मिला पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि नहीं साहब, मेरा पति बेहद ही सीधे साधे इंसान थे, उनका किसी के साथ कोई भी झगड़ा तकरार भी नहीं था। पुलिस उर्मिला के ही बयान पर मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर इस केस की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले घटना स्थल पर जाती है और वहां पर तमाम लगे सीसीटीवी कैमरे को वह चेक करती है, लेकिन इससे भी पुलिस को कुछ भी ऐसा सबूत हाथ नहीं लगता है जिससे पुलिस इस केस में आगे बढ़ सके। क्योंकि मामला एक बैंक कर्मी का था, इसलिए पुलिस अब इस केस की जांच पड़ताल करते हुए उस बैंक में जाती है जिस बैंक में रोशनलाल नौकरी कर रहा था। बैंक के कर्मचारियों से जब पुलिस पूछताछ करती है, पुलिस को सिर्फ इतना ही मालूम चलता है कि रोशनलाल कई लोगों को कई लाख रुपए कर्ज दे रखा था। पुलिस को जब इस तरीके की जानकारी मिलती है, पुलिस को भी लगता है कि शायद रोशनलाल ने जिन लोगों को कर्ज के तौर पर पैसे दिया था, शायद उन्हीं में से किसी ने रोशनलाल के साथ ऐसा किया होगा। इसलिए पुलिस अब उन तमाम लोगों का एक लिस्ट बनाती है और बारी बारी से सबको थाने में बुलाकर पूछताछ करती है, लेकिन इससे भी पुलिस के पास न तो कोई सबूत मिलता है और न ही इसका कुछ अंश मिलता है, जिससे कि पुलिस को आगे लगे कि आखिरकार रोशनलाल के साथ ऐसा किसने किया था। लगभग 1 दिन का जब समय गुजर जाता है, आखिरकार 20 सितंबर को पुलिस जब अपनी टीम के साथ उर्मिला के घर पर जाती है और रोशनलाल के बारे में उसके पड़ोसियों से पूछताछ करती है, तो पड़ोसी पुलिस वालों को बताते हैं कि साहब, रोशनलाल के ही पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है उमेश शर्मा। दरअसल कुछ महीने पहले रोशनलाल का उमेश से झगड़ा तकरार हुआ था और करीब 4 महीने पहले उमेश शर्मा यहाँ से मकान खाली करके मानसरोवर में चला गया है। हालांकि पुलिस जब पड़ोसियों से इस झगड़े की वजह की पूछताछ करती है, पड़ोसी इसका सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते हैं। क्योंकि इस केस में
पहला नाम उमेश शर्मा का निकल करके आता है। इसलिए पुलिस अब कोई भी चांस अपने हाथ से जाने नहीं देती है और तुरंत ही उमेश शर्मा से पूछताछ करने से पहले उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स के साथ ही साथ उसका लोकेशन भी निकालती है। हालांकि पुलिस जब लोकेशन को चेक करती है तो मालूम चलता है कि जिस वक्त रोशनलाल पर हमला हुआ था उस वक्त उमेश शर्मा का मोबाइल का लोकेशन उत्तराखंड के किसी शहर का दिखाई दे रहा है। अभी भी उसके मोबाइल का लोकेशन उत्तराखंड के एक शहर का ही शो कर रहा था। पुलिस को उमेश शर्मा की जब सारी डिटेल्स मिल जाती है उसके बाद से 21 सितंबर को पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ उत्तराखंड में जाती है और वहां से उमेश शर्मा को गिरफ्तार कर लेती है। उमेश, जिसकी उम्र है लगभग 30 साल के आसपास, जो शादीशुदा है। पुलिस जब उमेश को लेकर थाने में आती है और जब उससे रोशनलाल के बारे में पूछताछ करती है तो उमेश भी पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ साहब, यह बात बिल्कुल सच है कि मैंने रोशनलाल से लगभग 5 लाख रुपए कर्ज लिया था, पर यकीन मानिए मैंने रोशनलाल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन इससे पहले की पुलिस उमेश के खिलाफ कई सारे सबूत इकट्ठा कर चुकी थी। दरअसल पुलिस अब उमेश के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स चेक करती है। कॉल डिटेल्स चेक करती है तो मालूम चलता है कि जिस वक्त रोशनलाल पर हमला हुआ था उससे पहले भी, उस वक्त भी और उसके बाद भी उमेश शर्मा सिर्फ एक ही नंबर पर लगातार टच में रहा था और वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि खुद रोशनलाल की पत्नी उर्मिला यादव का ही था। पुलिस जब उमेश शर्मा के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल उसके सामने रख करके जब पूछताछ करती है तो उमेश के सामने अब कोई रास्ता नहीं बचता है। आखिरकार मजबूर होकर वह अपनी सारी सच्चाई को कबूल कर लेता है और साथ ही साथ पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, रोशनलाल को रास्ते से मैंने ही हटवाया है, लेकिन ये सब करने के लिए मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद रोशनलाल की पत्नी उर्मिला यादव ने ही बोली थी। उमेश शर्मा जब उर्मिला का नाम लेता है उसके बाद से पुलिस अब उमेश शर्मा के ही बयान पर रोशनलाल की पत्नी उर्मिला को भी गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और जब उर्मिला से उसके पति के बारे में पूछताछ करती है तो आखिरकार उर्मिला भी अपनी सारी सच्चाई को कबूल कर लेती है। पुलिस उर्मिला के ही बयान पर 1-2 नहीं बल्कि 6 लोगों को गिरफ्तार करके लाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से करीब ठीक 2 साल पहले। चूंकि उमेश रोशनलाल के ही पड़ोस का रहने वाला था इसलिए दोनों परिवारों के बीच में अच्छा रिश्ता था। इसलिए दोनों परिवार अक्सर एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। उमेश जब बार बार रोशनलाल के घर पर आना जाना शुरू करता है तो इस वजह से उमेश और रोशनलाल की पत्नी उर्मिला के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद से उर्मिला और उमेश दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार इन दोनों के बीच में मान मर्यादा की सारी सीमाएं भी टूट जाती है। हालांकि इन दोनों के बीच में जब इस तरह का रिश्ता कायम होता है तो इस बात की जानकारी किसी को भी मालूम नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही लगभग 1.5 साल का समय गुजरता है कहीं न कहीं इस बात की जानकारी रोशनलाल के पड़ोसियों को मालूम चल जाता है और एक दिन उड़ती हुई यह खबर रोशनलाल के कानों तक पहुंच जाती है। हालांकि रोशनलाल को जब अपनी पत्नी को लेकर सारी सच्चाई मालूम चलता है तो इस वजह से रोशनलाल और उमेश के बीच में काफी झगड़े तकरार होना शुरू हो जाता है और जब झगड़े तकरार शुरू होता है उमेश शर्मा मकान खाली करने के बाद अपने परिवार को लेकर मानसरोवर इलाके में चला जाता है और वहीं पर रहने लगता है। हालांकि उमेश यहाँ से अपना मकान खाली करके चला तो जाता है लेकिन इसके बावजूद भी उमेश और उर्मिला अक्सर फोन के जरिए एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं और जब भी मौका मिलता है मुलाकात भी कर लेते हैं। पर जैसे जैसे समय गुजरता जाता है उर्मिला जब भी अब उमेश से मुलाकात करती है तो उमेश के ऊपर दबाव डालने लगती है कि तुम मेरे पति को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो और फिर हम दोनों शादी कर लेते हैं। दरअसल उमेश, जो कि रोशनलाल को मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन उमेश ने भी रोशनलाल से करीब 5 लाख रुपए कर्ज लिया था। उमेश यह सोच करके उर्मिला का यह काम करने के लिए तैयार हो जाता है। रोशनलाल को इस दुनिया से हटा देता है तो उसे 5 लाख रुपए नहीं देना पड़ेगा और फिर उसे उर्मिला से मिलने से कोई परेशानी भी नहीं होगी। तब उर्मिला का यह काम करने के लिए वह तैयार हो जाता है। उसके बाद से अब उमेश रोशनलाल को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान बनाता है और साथ ही साथ जाकर के खुद के छोटे सगे भाई राहुल से मुलाकात करता है। राहुल, जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास, जो जयपुर शहर में ही अपना एक छोटा सा बिजनेस करता है, लेकिन राहुल का यह बिजनेस कुछ खास बेहतर तरीके से नहीं चल रहा होता है, जिसकी वजह से वह काफी कर्ज में डूब चुका था। उमेश जब अपने छोटे भाई से मुलाकात करता है तो रोशनलाल को इस दुनिया से हटाने के लिए उसे 4 लाख रुपए देने का वादा करता है। क्योंकि राहुल भी मजबूर था, इसलिए पैसों की खातिर रोशनलाल को इस दुनिया से हटाने के लिए वह तैयार हो जाता है। उसके बाद से उमेश
अपने भाई को 4 लाख रुपए दे देता है। इधर राहुल को जब 4 लाख रुपए मिल जाता है, उसके बाद से राहुल उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जाता है और फिर वहां से 3 सुपारी वालों को वह हायर करता है, जिसमें से एक का नाम है शिवकांत, दूसरे का नाम है पप्पू कश्यप और तीसरे का नाम है विष्णु कश्यप। 50,000 रुपए भी दे देता है और 50,000 में इस डील को वह पक्का कर लेता है। जब सारी डील पक्की हो जाती है, उसके बाद से राहुल इन तीनों को जयपुर में बुलाता है और लगभग 2-3 दिनों तक एक होटल में ठहराता है। 2 दिनों तक यह तीनों रोशन लाल की रेकी करते हैं। रेकी की पूरी जानकारी खुद रोशन लाल की पत्नी इन तीनों को उर्मिला ही देती है। हालांकि यह तीनों जब 2 दिनों तक आकर के जयपुर शहर में रहते हैं, जब इन तीनों को मालूम चलता है कि उमेश शर्मा के पास अच्छा खासा पैसा है, अब ये तीनों 50,000 में इस काम को करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बल्कि राहुल से अब 15 लाख रुपए का डिमांड करते हैं। चूंकि इधर उमेश अपने भाई राहुल को 4 लाख रुपए दे चुका था, राहुल भी इसमें से 3.5 लाख रुपए अपना कर्ज वापस कर चुका था और 50,000 इन तीनों को दे चुका था। यह तीनों 15 लाख रुपए का डिमांड करते हैं। राहुल देने के लिए तैयार नहीं होता है। उसके बाद से यह तीनों वापस उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, जिसकी वजह से यह काम नहीं हो पाता है और समय यूं ही गुजरने लगता है। पर जैसे जैसे यह समय गुजरना शुरू होता है, इधर रोशन लाल की पत्नी उर्मिला एकदम से बेचैन हो जाती है और उमेश शर्मा के ऊपर फिर से दबाव डालने लगती है कि तुम मेरे पति को जल्द से जल्द इस दुनिया से हटा दो। जब उमेश के ऊपर दबाव डालने लगती है, तो उसके बाद से अब उमेश भी अपने भाई राहुल के ऊपर दबाव डालने लगता है कि या तो तुम मेरा काम कर दो या फिर वह रुपए मुझे वापस कर दो। क्योंकि इधर राहुल के पास भी पैसे नहीं थे, वह खर्च कर चुका था, इसलिए राहुल चाह कर भी अपने भाई को रुपए वापस नहीं कर पाता है। उमेश अपने भाई के ऊपर इस प्रकार से दबाव देता है कि आखिरकार राहुल भी मजबूर होकर अपने सगे भांजे मनीष को इस प्लान में शामिल कर लेता है। मनीष, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास, जो मूल रूप से हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद शहर का रहने वाला होता है, लेकिन इस वक्त वो जयपुर शहर में आया हुआ था। 15 सितंबर को उमेश अपने दोस्त महेंद्र प्रताप के साथ उत्तराखंड अपने साले आकाश के पास चला जाता है और फिर अपने प्लान के तहत अपने साले के साथ ही रहता है। 18 सितंबर को अपने छोटे भाई राहुल के नंबर पर फोन करता है, कहता है कि अगर तुमने मेरा काम कल के कल नहीं किया तो सारा का सारा पैसा मुझे वापस कर देना। राहुल के ऊपर जब दबाव देता है तो आखिरकार राहुल भी दबाव में आ जाता है और फिर 19 सितंबर को अपने सगे भांजे मनीष को स्कूटी पर बैठा करके रोशन लाल के घर के करीब 1 किलोमीटर दूर मार्केट के तिराहे के पास जाकर के बैठ जाता है और फिर रोशन लाल के आने का इंतजार करने लगता है। करीब रात्रि के 9 बजे के आसपास रोशन लाल अपनी गाड़ी लेकर के तिराहे पर पहुंचता है। गाड़ी को वो रोक देता है और फिर बगल की दुकान में सिगरेट लेने के लिए चला जाता है। पर जैसे ही वह सिगरेट लेके अपनी गाड़ी में बैठने की कोशिश करता है, राहुल रोशन लाल के ऊपर गोली चला देता है। उसके बाद से राहुल अपने भांजे मनीष को लेकर मौके से फरार हो जाता है। वाकई में उर्मिला जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, उसके बाद से पुलिस उर्मिला के ही बयान पर उमेश के दोस्त महेंद्र प्रताप, उसका साला आकाश और फिर राहुल ने जो 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से हायर करके लाया था, उन तीनों को भी गिरफ्तार करती है और साथ ही साथ उसके भांजे मनीष को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद से सबको जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, यदि उर्मिला चाहती तो अपने पति से कानूनी रूप से अलग होकर उमेश से शादी कर सकती थी। उमेश ने भी गलती की उर्मिला की बात मानकर। इस तरह एक औरत की महत्वाकांक्षा के चक्कर में कई लोगों के जीवन पर इसका असर पड़ा। इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।